बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेनिक रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भिजवा दिया गया है और ये रेफरेंस किसी और ने नहीं, डायरेक्ट इमरान खान साहब इसमें मुद्दई बने हैं। और ये एक शिकायत है बेसिकली टेक्निकली, क्योंकि लोग इसको रेफरेंस आसान ज़ुबान में समझते हैं, इसलिए वो रेफरेंस का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि टेक्निकली रेफरेंस सिर्फ वो होता है जो हुकूमत पाकिस्तान ऐवान सदर के थ्रू भिजवाती है, बाकी सब कंप्लेंट्स होती हैं प्राइवेट कंप्लेंट्स। तो ये भी एक प्राइवेट कंप्लेन है जिसमें ज़्यादा तफसीलात तो उसकी कह लें कि अभी इस वक्त तक मुकम्मल सामने नहीं आई, लेकिन जो आई हैं उसमें यह जिक्र किया गया है कि उन्होंने ज़्यादातर उमूर जो है ना, जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, जो इमरान खान से मुतल्लिक़ हैं, वो सारे केसेस अपने पास रखे और केसेस को अनड्यू जो है ना, वो बाज़ में हेस्ट का मुजाहरा किया गया, बाज़ में अनड्यू डिले किया गया, जिसकी वजह से पटिशनर को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। और ये कि वो इंसाफ़ नहीं कर पा रहे, इंसाफ़ के असूलों के ख़िलाफ़ करार दिया उनके बहुत सारे फ़ैसलों को भी और उनके बहुत सारे इक़दाम को भी, जिसमें टेरियान वाइट केस का भी जिक्र है। और इस्तदा ये की गई है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, लिहाजा उनको ओहदे से हटाया जाए। इसके अलावा कुछ अदालतों से कुछ और ख़बरें भी हैं, कुछ सियासी नौयत के भी एक दो मामलात हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सुहेल रशीद साहब से आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कंप्लेंट फ़ाइल हुई है, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि जुडिशल ऑर्डर्स के ऊपर आज तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई कंप्लेंट इंटरटेन नहीं की, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा चीज़ प्रूफ हो जाए कि ये फ़ैसला पैसे लेके किया गया था या इसमें फ़लाँ बदनीति थी जिसकी वजह से ये इस डिसीजन के ऊपर पहुँचे और ये लॉ से हटके था। अदरवाइज़ तो कोई ऐसी चीज़ फ़ैसलों के ऊपर नहीं आती, क्योंकि कहा जाता है फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो अपील का फ़ोरम मौजूद है, अगर गलती फ़ैसले में है तो वो फ़ैसला दुरुस्त हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जो रेफरेंस है या कंप्लेन है, ये जानदार है या ये मतलब सस्टेन कर पाएगी आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़? देखिए, इल्ज़ाम की हद तक अगर हम बात करें तो पीटीआई जो क्लेम कर रही है वो इनके जुडिशल ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ महज नहीं जा रही, वो ओवरऑल कंडक्ट को जा रहे हैं जी, गैर मामूली दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें फिर वही आ जाती हैं कि सारे केसेस एक जज के पास लग जाना भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ये भी कह सकते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट केसेस एतराज़ करते रहे हैं वो आमिर फ़ारूक साहब पे, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने इतराज़ात के ऊपर एक फ़ैसला बड़ा ठोको जाके दिया था कि कोई आज़म सवाती केस में उन्होंने फ़ैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला दिया था कि एतराज़ जो है ना आप करते हुए, एतराज़ की कोई वक़्त नहीं है, ये जज की अपनी सवाबदीद होती है कि उसने छोड़ना है या नहीं छोड़ना, और अगर वो सेटिस्फाइड है जज कि वो इंसाफ कर सकता है इस केस में तो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये उनका मौक़िफ़ था और होता वैसे यही है। लेकिन जो शिकायत है वो टेरियन वाइट केस को जो उसमें बुनियाद बनाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से जी कि इन्होंने बेंच तोड़ा जब फैसला आने वाला था, और वो जो है ना वो जुडिशल से हट के थोड़ा सा इसमें वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कई शिकायत आती रहती हैं, रियाज हनीफ राही साहब का भी शिकायत ले जाते हैं, कभी कोई ले जाता है, लेकिन ये साबिक वज़ीर आज़म की शिकायत है और ये इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त टेकअप करना पड़ेगा। बेशक इसको उठा के खारिज करें, इसको मेंटेन ना करें, इसमें ज़्यादा आगे कार्रवाई में ना जाएं, लेकिन एक दफ़ा इसको फिक्स करके ज़रा जब ये इजलास होगा तो उसमें देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये शिकायत से ज़्यादा ये एक पीटीआई की नई पार्ट ऑफ जो लीगल स्ट्रेटजी है ना वो ये है जी कि जहाँ जहाँ से हमें जिच पहुँच रहा है ना जुडिशल फोरम से, और जहाँ से हमें लग रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई एक मखसूस चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो उनको उन्होंने अब कानूनी ज़ुबान में जवाब देने का वो ऐसा किया है जी कि हम इनको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी दबाव डालें कि यार बस बहुत हो गया ना, ठीक है। हाँ, एक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो कहेंगे जी कि रेफरेंस हमने दिया हुआ है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर आप वो एतराज़ किया करेंगे जी कि हमारी आपस में लिटिगेशन, अब आप हमारे केस ना सुने। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर वो एतराज़ उठाने लगे हैं कमेटी में ख़त लिख कर, जो उन्होंने कल उसके हवाले से इतलात हैं कि वो ख़त अरसाल कर दिया, क्या वो भी जजेस कमेटी को ख़त अरसाल? अच्छा, वो कमेटी को खत बेशक वो अरसाल कर दिया गया है, देखते हैं अब कमेटी उसको एंटरटेन करती है नहीं, क्योंकि कमेटी का जो अभी तक स्कोप है, रूल्स तो अगरचे तय नहीं हुए, अभी रूल्स नहीं बने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी के, लेकिन अभी तक का जो एक ज़बानी सा रूल ये है कि उन्होंने खुद बैठ के डेलिब्रेशंस करनी होती हैं, उन्होंने ये देखना ही नहीं है कि बाहर से कोई क्या कह रहा है, वो चौथे बंदे का, चौथे फरीक का इनपुट लेते ही नहीं है, ना पटिशनर का, ना रिस्पोंडेंट का, ना किसी का, वो उन 3 मेंबर्स की सवाबदीद है कि वो उसको कैसे इंटरटेन करें। अब वहाँ पे कमेटी के सामने अगर ये ख़त पहुँचेगा या रजिस्ट्रार वहाँ पे रखेंगी तो उस ख़त के जवाब कमेटी कैसे देती है, फिर एक मीटिंग मिनट्स ही पब्लिक होते हैं या उनसे जवाब जाता है इनडायरेक्ट,
ये चीज़ें देखी जानी है, और क्या उस खाते को इंटरटेन किया भी जाता है या नहीं, ये भी देखना है कि क्या उससे मतलब जजेस ऑफेंड तो नहीं हो जाएंगे कि ऐसा प्रेसिडेंट बन जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 रुकनी कमेटी ऐसा प्रेसिडेंट भी बनने देगी कि हर फरीक कमेटी को लेटर लिख रहा होगा कि मेरे केस में ये ना बैठे, मेरे केस में वो ना बैठे। देखें, मैं ज़ाती तौर पर पता क्या समझता हूँ कि थोड़ा सा अनटाइमली मूव है, जब खुद बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग्स ऐसी हो चुकी हैं कि जुडिशरी के ऊपर एलिगेशन आ रहा है जी कि आप पीटीआई को वो कर रहे हैं, ठीक है जी, सेफ गार्ड कर रहे हैं उनके, जुडिशरी तो कह रही है हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन उन पर इल्ज़ाम आ रहा है जी कि आप उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। जब ये चीज़ पहले से चल रही है और जुडिशरी पहले बदनाम हो रही है पीटीआई के लिए, ऐसे में पीटीआई भी अपनी तरफ से एक चौका लगा रही है, तो वो ऑफेंड हो सकते हैं यार कि आपने हमें दरमियान में क्या सैंडविच बना दिया है, ठीक है, आप हमारे ऊपर मतलब इस तरह का तो ना करें ना कि आप में दबाव डालेंगे। अब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस ले आएंगे जी कि वो हमारे केस ना सुने, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ ले आएंगे जी कि ये हमारे ना सुने, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ले आएंगे जी ये ना सुने। आप चाहते हैं कि सारा सिस्टम रुक जाए और आपको मर्जी के जो फोरम शॉपिंग है उसकी तरफ, ये एक दूसरी इंतहा है। एक तो यह है कि दबाव डालना चाहते हैं तो शायद डाल जाए, एक पॉसिबल सिचुएशन ये है। दूसरी पॉसिबल सिचुएशन ये भी है कि आपको इसका ये बैक फायर कर जाए और जुडिशरी जो आपकी तरफ अभी नरम रवैया रखती है वो एज इदारा कहती नहीं, देखो यार ये भी तो हमारे साथ वही कर रहे हैं, ये भी हमारे इंटरनल काम में मुदाखलत कर रहे हैं, ये हमें रेफरेंसेस से तंग कर रहे हैं। रेफरेंस अभी दूसरी साइड से आ रहे थे जस्टिस तारा महमूद जहांगीरी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, आप तो बस उसको जुडिशरी आज़ाद इतना खेल के ना, तो आपका बड़ी कामयाबी थी। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक आपको साइफर केस में जब एक्विट कर चुके हों। एक और जजेस कमेटी वाला मामला बीच में बात आ गई। मुझे ये बताएं जी जुल्करनैन साहब, सोहेल रशीद साहब, यार कल रात को मुझे किसी एक दोस्त ने अमेरिका से बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया, वॉइस मैसेज ना, ये जजेस कमेटी वाला वो कह रहा था जी कि जजेस कमेटी वाला ये जो उनके सामने जो केसेस जाते हैं लगाने के लिए, ये कौन तय करता है कि प्रायोरिटी बेस पे ये पहले नंबर पर रखा जाए, दूसरे नंबर पर रखा जाए, तीसरे नंबर पर रखा जाए। जैसे ये रिव्यू का अभी गया केस, मुस्लिम लीग नून ने जो रिव्यू डाली, उसका वो पहले नंबर पर, एजेंडे में पहले नंबर पर किससे रखा? सर वो एजेंडा होता है, जो एजेंडा तैयार करती हैं रजिस्ट्रार साहिबा, वो कमेटी में पुटअप करती हैं। और इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एजेंडे में इनपुट ना हो, क्योंकि रजिस्ट्रार वैसे तो पूरी कोर्ट की होती हैं, लेकिन डायरेक्टली उनके बॉस चीफ जस्टिस। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन रजिस्ट्रार अगर ये करती है सारा कुछ, तो क्या रजिस्ट्रार को वो केसेस, वो पटिशन्स जो पड़ी हुई हैं वहाँ पे वो नज़र नहीं आती? सर कि जो मैं आपने मेरी बात लगता है पूरी सुन ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार के बॉस होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी ज़बानी इनपुट के बगैर ये एजेंडा नहीं तैयार हो सकता, मेरा ये मानना है। हो सकता है मेरा मानना गलत हो, लेकिन मेरा बिलीव ये जो आज तक मैंने कोर्ट को होते देखा ना इंटरनली, क्योंकि मैं कनेक्टेड रहा हूँ बहुत से रजिस्ट्रार के साथ भी, चीफ जस्टिस के साथ भी, तो होता यही है कि वो ये अक्सर होता है ना कि रजिस्ट्रार ने नोट लिखा, चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया, तो रजिस्ट्रार को नोट लिखवाया जाता है रजिस्ट्रार से कि यार आप तो एक नोट ये पुट अप करें। तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि अगर जजेस कमेटी में 2 जज जो हैं, जैसे जस्टिस मंसूर शाह है और जस्टिस मनीब अख्तर है, वो वीटो नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते कि जी कि वो केसेस भी एजेंडे में डालें, वो ये कह नहीं सकते? देखिए कमेटी में एजेंडा तयशुदा जाता है, एजेंडा सिर्फ इजलास जैसे हर जुमेरात को होता है, उसमें एजेंडा सामने रख दिया जाता है। ये नहीं होता कि जी बिठा के कि जी एजेंडे में ये डाल दें, तो कमेटी एजेंडे में डालती नहीं है चीज़ें। एजेंडा जो आता है उस पर होता है। ये अलग बात है कि अगर कुछ तजवीज़ दे कि यार वो फलां चीज़ भी है उसको भी देख लें, फिर उसके ऊपर फिर डिबेट हो जाती है, एजेंडे सेट के। अगर आपकी इस बात को मान लिया जाए तो फिर वो कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा है कि अगर आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस बास होता है, ठीक है बास होता है, तो बाकी 2 जजेस जो है वो अगर 2 उनकी इनपुट क्यों नहीं ली जाती कि भाई कौन कौन से केसेस रखने हैं? अगर वो एजेंडे सेट की कमेटी में कह दें कि जी फलां फलां चीज़ को भी शामिल करें और 2 कह दें, तो कमेटी फिर उस फैसले की पाबंद हो जाएगी ना, रजिस्ट्रार भी और कमेटी। ये बात मैं पूछ रहा हूँ, यही बात असल मुद्दा यही है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक लाइन से हट नहीं सकते। हाँ, फिर यही है कि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर को वो जो रिव्यू पटिशन जो बल्ले का है और जो वो 8 फरवरी को धांधली की पटिशन डाली, उस पर भी बात करनी चाहिए इस हवाले से। धांधली की पटिशन के ऊपर बात कर सकते हैं, वो शायद उस पर करें भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो बल्ले वाले रिव्यू की बात वो लोग करेंगे। उसकी वजह ये कि देखें वो एक जज, एक बेंच का फैसला है, ठीक है, वो इस बेंच के फैसले के ऊपर अगर हिट करते हैं कि जी आप उसका रिव्यू पहले लगाएं, तो बहुत से उनके फैसलों, बेंचेस के फैसलों के भी रिव्यू आए हुए होंगे, पेंडिंग पड़े हुए होंगे। तो अब जैसे चीफ जस्टिस ने तो हिट कर दिया आर्टिकल 63 वाला मुनीब अख्तर साहब को पे बेचने के लिए,
ठीक है, वो केरला पुराना ने केस इस- ये हाँ लगाए जी। आप, हाँ। अब वो हो सकता है जवाब में मुनीब अख्तर साहब ऐसा कोई नोट लिख दें या ऐसी कोई बात कर दें कि यार ज़रा इस तरफ भी आए, तो इस किस्म की चीज़ हो सकती है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशरी एक दूसरे को हिट करेगी और ये मतलब इस तरह अच्छा, की मैं चीज़- थोड़ी सी बात करूंगा जो सोहेल साहब ने बात बिल्कुल, की थी बिल्कुल, बिल्कुल चीफ करें। जस्टिस आमर फारूक के बिल्कुल हवाले से। करें। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब का जो टरियान वाला केस है ना, उसमें देखिए वो एक पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में एक अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने सिचुएशन जो उस वक्त क्रिएट की थी कि ये फैसला 2-3 जजेस बैठे वो उसकी सुनवाई कर रहे थे, 2 जजेस ने उसका अपलोड कर दिया, रिक्यूज़ल कर दिया जी, फिर नया सिरे से इस पर बात हो सकती है और उस पर मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए कि ये जज को इस तरह नहीं जजमेंट होता, रिजर्व करके अब रिक्यूज कर दिए तो समझ में नहीं आता। ये समझ में नहीं आता और इस पर ज़रूर बात हो। मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर जो है वो अच्छा, एक चीज़ हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक काम ऐसा हुआ था जब निहाल हाशमी का केस था, उनको सज़ा हुई थी, खोसा साहब ने 1 महीने की कैद उन्हें सुनाई थी। जस्टिस दोस्त अहमद खान वाज पार्ट ऑफ द बेंच। दोस्त अहमद खान साहब इस बेंच का हिस्सा तो थे लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे थे सारे केस से। उन्होंने इख्तलाफी नोट देने के बजाय एब्सटेन किया। उन्होंने सिरे से कोई फैसला नहीं, उन्होंने कहा मैं इस फैसले का हिस्सा नहीं बनता, ना हक में ना इसके खिलाफ। उन्होंने कोई अपनी जजमेंट नहीं दी, तो वो बेसिकली बेंच 3 था लेकिन जजमेंट 2 मेंबर की थी। तो वो इस किस्म की चीज़ हो सकती है, लेकिन आप ये कह दें कि मैं इस पर कोई फैसला नहीं दूंगा, लेकिन आप रिक्यूज़ कर रहे हैं जजमेंट रिजर्व होने के बाद, ये समझ में नहीं आता। अच्छा, माजरत के साथ एक बंदा जज है, तनख्वाह जज के लिए बैठे बतौर जज, पूरा केस सुनी और किया जी मैं इस पे ना हाँ ना मैंने फैसला यही है किया। ना, इसका असल में मतलब यही है ना। इसका मतलब है उसमें वो जजमेंट की या तो सलाहियत नहीं या उसमें जरूरत नहीं कि वो उस केस से नहीं, खुद जुर्रत मुतल्लक वाली करे, बात या उसमें असदूर ये का हिम्मत केस, नहीं कि वो दोनों फरीकों में से किसी एक को असदूर नाराज का करे। केस गया जी उनके सामने, वो जमानत वाला बेल बिफोर अरेस्ट था मेरे ख्याल में, वो FIA का केस। तो उन्होंने अजीब व गरीब किस्म का जो है ना वो फैसला, आफ्टर अरेस्ट था या अजीब व गरीब किस्म का उन्होंने फैसला दे दिया। बेल दे दी थी ना, बेल दे दी क्या दी, वो तो असदूर वहाँ रहा, फिर जब वो जेल गया उसके बाद बेल दी ना, जुडिशल के बाद उसके पहले तो नहीं दी ना। राय साहब, वो जिस वक्त में क्वेश्चन मांगी जा रही थी ना, उस वक्त वो मुमकिन टेक्निकली मुमकिन नहीं था। अभी अच्छा, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। वो नाज़रीन, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप सबको पता होगा PTA का सेक्रेटरीट सील कर दिया गया। हाँ जी, अब जो नोटिस सामने है वो भी आपने देखा होगा। मैं थोड़ा एक हवाला देना चाह रहा हूँ। आपको पता है तमाम सरकारी ऑलमोस्ट बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग्स बनती है उसके ऊपर एक डिवाइस लगती है, कोई इंसुलेटर भी बाज़ लोग उसको कहते हैं, वो होता है कि जो आसमानी बिजली गिरती है उसको कैच करता है बेसिकली वो। तो CDA ने कहा कि जी वो इन्होंने वो भी नहीं लगाया हुआ। दूसरी बात ये कि इनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं था आसमानी बिजली वाले इंसिडेंट से निपटने के लिए और उसको मामले को डील करने के लिए। अभी जिधर हम बैठे हैं इधर है स्टाफ। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं है ये मुसब भाई के ऑफिस में। सबसे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ट्रेंड स्टाफ मुझे तो नज़र नहीं आया कहीं जो आसमानी बिजली को डील करता। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अभी जो कोर्ट रूम नंबर 1 नाजरीन जो है ना, उसका आप सुप्रीम कोर्ट की एरियल फुटेज देखें जो यूट्यूब पे आराम से आपको मिल जाएगी, ड्रोन कैमरों की फुटेज है। तो वो उसके ऊपर सारी फाइबर लगी हुई है, नीचे उसके वो ब्लॉक्स लगे हुए हैं शीशे के, वो फ्रेम से लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर सारा फाइबर है। बारिश भी तेज़ जब होती है ना या ओले पड़ रहे हो तो हमें नीचे हेयरिंग की बात नहीं होती, जजेस को भी मुश्किल होती है सुनने में, वकीलों को भी, कि शोर इतना हो जाता है। तो वो अगर तो देखो चीज़ को फटा भी ऊपर से मारे तो वो फट के अंदर आ जाएगा, पता है किसी वकील का सर खुला हो, या एक बार वैसे वो फ्रेम ऊपर से आपको पता वहाँ है से पानी भी टपकते हुए मैंने देखा है हाँ यार जी, अभी तो वो भी अनसेफ है। सील तो सुहेल साहब। अच्छा, ये अभी जो खबर आई है जी कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो कल लोग उठाए गए थे वो केस अभी सुन रहे हैं, तो उन्होंने मैं उनके रिमार्क्स कुछ पढ़कर सुनाता हूँ जी। अभी उन्होंने कहा है जी वो जो 32 मोबाइल उनके लिए पुलिस ने ना उन लोगों के, वो केस था बिलाई तौर पर, और फिर उन्होंने कहा जी कि वो लोग आपने कैसे उठा लिए बगैर कोई FIR किए, वो जिस तरह वो बातें करते गोलमोल सी। अभी उन्होंने कहा कि आपको पता है किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना चोरी है। ये चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब कह रहे हैं जिन लोगों की जो चीज़ें हैं उनको वापस करें, ये पुलिस को वो कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कोई कायदा कानून देखे, क्या आपको कानून का पता नहीं, ये पुलिस और काम से उनका मुकालमा है। वो आगे कह रहे हैं आप मामला मेरे सामने आ गया तो इस पर कुछ आर्डर तो लिखूंगा मैं, पुलिस और FIA की तारीफ तो करने से मैं रहा, उन्होंने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया, इसलिए हम कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है, रियासत बन गई है, ये जो दिल करता है वही करते हैं, जो उनका दिल चाहता है। पुलिस स्टेट यही होती है ना कि कोई काम कानून कायदे के तहत ना करे। क्या मैं लिखवा दूँ कि चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए, फिर जो अदालती फैसले, और जो वो कहते हैं कि आपको जो अदालती फैसलों के हवाले देते हैं वो दे, मैं आर्डर लिखवाऊंगा। फिर वो अच्छा, मुझे जो याद आ रहा है ना, मुझे ये याद आ रहा है कि
9 मई को भी उन्होंने कहा था जी कि एक FIR का दर्ज करने के हवाले से, अभी तक वो तो नहीं हुई यार, हुई है कि 9 नहीं मई हुई का है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, टेक्निकली इसको समझें, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया था। नहीं, वो जो कैमरे चोरी हुए थे, जो तोड़ फोड़ हुई थी, उस उसकी पर कोई FIR शिकायत नहीं है, हुई उस पे थी। सिर्फ रिमार्क से जैसे मियां गुल हसन और रिजेब के साथ लेकिन अभी तक नहीं हुई है जनाब। ये साढ़े कौन ले गया क्योंकि हाँ। नहीं, वो एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIR का भी ऑर्डर दिया था। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। वैसे वो साकिब बशीर साहब पे जो तशद्दुद हुआ था उसकी FIR भी आज तक दर्ज की नहीं, वो तो होनी भी नहीं थी ना, उसके लिए तो हम बाकायदा हमने मुकदमा दर्ज कराने के लिए मातहत अदालत से रजू किया। हाँ जी। पहले दिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखूंगा। हमने कहा आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखें, हम जो टॉर्चर हुआ उसकी रिपोर्ट तो कराएं ना। तो रिपोर्ट हुई तो उन्होंने कहा आप चूँकि आप खुद कानूनी कार्रवाई में चले गए हैं तो मैंने ये भी बंद कर दी। नीचे से जनाब वो फिर पेशियाँ भुगत के तो उधर से हमने अंदराज मुकदमा का आर्डर जो है ना वो भी कराने में हमें बड़े मसाइल थे। और उस दौरान जो बाकी मॉरल प्रेशर हर तरफ से जो सीनियर साफियों की जानिब से दबाव डलवाया जाता था जी कि आप सुलह करें, आप काम में पड़ गए, बस पुलिस से मार खाई है तो आमीन करें, आगे चलें। तो मसला ये है कि हम वहाँ पे खा बहुत बार चुके थे। हाँ, पिछले 7-8 साल की जो मैराथन वहाँ लेकिन चीफ public जस्टिस होती आमिर रही फारूक है, साहब का उस मामले में किरदार जो है ना वो इतना कुछ किसी ठीक ब्लॉग नहीं में रहा इस पे यार हम वो। तफसीली बात हाँ। करेंगे कि उन्होंने क्या 6 किरदार साल था। में हमने सहाफत इस्लामाबाद में की कैसे है। हाँ। जो किस तरह की? VIP केसेस जो लगते हैं उसके लिए हर सुबह यूं था कि जैसे हम ज़ाती फ़ायदे के लिए वहाँ जा रहे हैं। जो एक आईनी हक था, जो एक गिवन टास्क होता था, जो ड्यूटी सर अंजाम करने के लिए हम वहाँ जाते थे। वो हर्डल डेली सुबह घर बैरियर से यार, निकलते हमें ये पता होता अल्लाह था माफ कि 10 करे। एक बैरियर्स होंगे जिन पर हमें रोका जाएगा। हमें हर पुलिस वाला कहेगा कि आपने जनाब आगे नहीं जा सकते आप। हमें उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि यार मैं साफ़ी हूँ और मैंने जाना है और मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ और अंदर कोर्ट मुझे एक्नॉलेज कर दिया, अंदर मेरा रूम भी है, पूरा ऑफिस है, मैंने और हर बंदे को कन्विंस करने के इमरान बाद खान जब जो अंदर पेश हुए पहुंचते थे ना, थे। और उस दौरान आपको किसी जगह अगर कारकुन के साथ दंगा मुश्ती चल रही है पुलिस की तो आप बीच में क्या पता कारकुन समझ के तले जाएं, ठीक है। किसी जगह पे पुलिस को वैसे शायद इशारा होता था कि इधर साफियों में है। सोहेल साहब आपको याद है जब इमरान खान 17 मार्च को पेश हुए थे? 18 मार्च को तो तारीख नहीं भूली। हमने हम यार बड़े उस पे तो हमने पूरा विलॉग किया था उस एक साल का उसको वो आगे- दरबारों से गुजर कर गए हम यार। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी ने जो आज नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है उस पर बात कर लें यार। हाँ जी, वो पीपल्स पार्टी वाले फरमाते हैं कि PTI क्योंकि फरीक नहीं थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त थी एट मैक्सिमम अगर ये मिल सकती थी मखसूस अशद से तो सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकती थी, आउट ऑफ द वे जाके PTI को दी गई हैं। तो कुछ लोग इसको ये भी पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा नहीं सुन्नी इत्तेहाद को दे दें, हाँ। अपनी सीटें कोई नहीं छोड़ता होता। तो सुहेल साहब रिव्यू लगने तो जाके अब ये कमेटी के फैसले के मुताबिक 2 फैसले हैं। नंबर 1 लगना 13 नुकनी के सामने है, दूसरा ये है कि लगना है छुट्टियों के बाद। एक और अहम बात के मुताबिक गुफ्तगू करें जी। हाँ जी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका के तहत पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो एक्ट है उसके तहत पीका कोर्ट्स इस्लामाबाद में कायम की जा रही हैं जहाँ पे ना सारों का इलाज होगा, ट्रायल किया जाएगा। रऊफ हसन का भी वहाँ पे ट्रायल होगा अच्छा, पीका के तहत। नई अदालत बनाई गई है। हाँ जी, नई ठीक। अदालत, स्पेशल कोर्ट, ठीक है, नए नए जराइम करार दिए जा रहे हैं उनके लिए, नई नई कोर्ट्स बन रही हैं। ताकि स्पीडी ट्रायल हो। हाँ, स्पीडी ट्रायल्स हों। असल में बात यह है जी कि मैं जब ये एक लफ्ज़ मुझे आज तक मैं बड़े बड़े जो नस्ल नगार हैं, मैं किबला हारून रशीद साहब से भी रब्ता कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, मैं अरफान सिद्दीकी साहब से भी मैंने पूछा है कि ये जो ताज़ेवराती गहराई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हो रहा है, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये कहाँ से आया, कहाँ से कशीद किया गया, कहाँ से लाया गया। और इस तरह डिजिटल जो टेररिज्म है, जो डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारफ़ करवाई गई, इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही है कि ये कहाँ से लफ्ज़ कशीद किया गया, कहाँ से ये लाया गया और ये क्या होता है। आपके पास मोबाइल है, अगर आप पर कोई मतलब तशद्दुद करता रहे तो आप कुछ लिख नहीं सकते भाई, आपको वो मार भी दे आप कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कि वो डिजिटल टेररिज्म में आए, उसकी रियासती दहशतगर्दी में आए। बात पीपल्स पार्टी की हो रही थी सोहेल साहब, पीपल्स पार्टी जब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद हुई हैं उसके बाद माशाल्लाह पीपल्स पार्टी जिन लोगों के हाथों में है वो एक ज़मीरों के सौदागर। मैं तो ये कहता होता हूँ कि जनाब जरदारी साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी का ऐसा सवा सत्यानाश किया है कि उसको बहरा अरब है ना ये कराची वाला, उसको वहाँ उन्होंने डुबोया। अब ये हमेशा एक मकार लूमड़ की तरह दरवाजे के बाहर होते हैं खड़े कि कहीं से दरवाज़ा खुल जाए
और मैं तू चोर दरवाजे से दाखिल होकर, अंदर दाखिल होकर मैं इक़्तिदार पर कब्ज़ा करूं, मैं वहाँ पर बैठूं जाकर, मैं लुत्फ़अंदोज़ हूँ, मैं झूले लूँ। तो ये उन्होंने वही काम किया है। अच्छा, फिर एक और बात, आज मुझे एक बंदा बता रहा था जुल्करनैन साहब के बिलावल जरदारी जो है वो अमेरिका क्यों गए। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। उसने कहा मैं खबर दे रहा हूँ आपको, हमारे दोस्त है, आपके भी दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने कहा यार कौन सी खबर, तो मुझे बता। उसने कहा जी खबर ये है कि बिलावल जरदारी साहब अमेरिका इसलिए गए हुए हैं कि ये जो PTI पर पाबंदी के हवाले से बातचीत चल रही है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो वो अपने अब्बा जी से नाराज़ होकर अमेरिका चले गए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, वो अब्बा जी से नाराज़ होकर अमेरिका चले गए, जब वापस आएंगे तो वो कहेंगे सुट पंजा, जरदारी को कहेंगे सुट पंजा, मैं तो इतने है ही नहीं सर पाकिस्तान। ये बाप बेटा जो है ना, ये इनकी बड़ी मकार सोच है। और इंतहाई ये पाकिस्तान की सियासत में जितना इन्होंने मोहतरमा के, वो एक बड़ी बावकार खातून थी, बावकार, उसकी सियासत पर आपसे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन उनके शहीद होने के बाद मकार सोच वाली बात से मैं एग्री नहीं करता। उनकी पॉलिटिकल मूव है, को पॉलिटिकल मूव है, क्या मूव है जी? उनकी पॉलिटिकल मूव है ना यार। मकार सोच क्या होती है? यहाँ सिंध हाउस में अगर मकार आप यार सोच क्या क्या करते होती है? हैं, आप सिंध हाउस में अगर बाजार मिसर से जाएं, यहाँ पर लोगों को खरीदे, तो इसको क्या कहेंगे, ये पॉलिटिकल मूव? मुझे एक बात बताएं, 8 फरवरी की शाम को PTI को कहते हैं आए जी आपका मैंडेट है, सिंध से हम जीते हैं, पंजाब KP आप जीते हैं, हुकूमत बनाए। PTI कहती है हमने आपके साथ नहीं बैठना। उसके बाद मकार क्या करें? नहीं अभी वो कहते हैं कि आज एतमाद करते हैं, सुभाष को उठा के हम दोनों मिलकर एक तगड़ी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। वो कहते हैं हमने आपके साथ नहीं बैठना। वो क्या करें? नहीं वो बात आपके दुरुस्त है, ठीक है, वो क्या मकार करने सोच से अमेरिका चले गए, मतलब कोई बात इल्जाम नहीं लगाते हैं। इल्जाम नहीं लगाते हैं, लेकिन यार उन्होंने उस वक्त भी यही किया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने तहरीक बात पेश की थी। यहाँ पर जो आप अगर चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी PTI में जम हो जाए, फिर ये भी मुमकिन नहीं है ना। नहीं, ये तो मैं नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी नहीं, वो बहरहाल असूल कुछ तो होते हैं ना यार। बहरहाल जी, राय साहब असूल और वसूल झगड़ा ही असूल सारा। राय साहब, मैंने आपका माइक इसलिए ले लिया कि आप बीच में टोक ही ना सकें। असूल मुझे एक बात बताएं, आप हैं पीपल्स पार्टी के हेड, आपका सारा पॉलिटिकल कैपिटल सिंध में है, आपका वोटर सिंध में है, पंजाब में आपका वोटर ही नहीं है। जंग चली हुई है 2 पंजाब की पार्टियों की, ठीक है, तो उसके बीच पीपल्स पार्टी जबा कराती फिर अपने आप को। वजह जबा कराती फिर असूलों पर यार, क्या कौन से असूलों पे जबा कराती फिर? असूलों का ठीक है, यार, नहीं करवाता कोई जिन साहब। दो की लड़ाई हो रही है वो पीपल्स पार्टी ने दो की लड़ाई इधर हो रही है तो बीच में से पीपल्स पार्टी कहाँ आ गई यार? मैं ये बात कर रहा हूँ ना, दो की लड़ाई हो रही है तो बीच पीपल्स पार्टी फिर असूलों के साथ खड़े हो ना, असूल के। मेरी बात सुने राय साहब, मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये कह रहे हैं हम निशिस्तें नहीं देंगे यार, उनकी सीटें और मेरी बात सुने, कह रहा है यार, क्या कह रहा है वो? और मेरी बात सुने राय साहब, मैंने फेक अकाउंट स्कैंडल को इतना एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया है कि शायद किसी ने किया हो, ठीक है। ये अपनी वजाहत इसलिए दे रहा हूँ, उमड़ी वाला इसलिए दे रहा हूँ कि कोई आप ये ना कहें कि मेरे को पीपल्स पार्टी से हमदर्दी है, लेकिन आप कहते हैं जी कि वो कुर्बानी, पीपल्स पार्टी से कुर्बानी आप मजीद ना लें। एक दफ़ा ना एक को एंकर साहब थे, वो चले गए सिंध पूरा, उन्होंने दिखाया जी इधर देखें तरक्की नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और लड़काने के सामने खड़ा होकर ना एक गरीब सा बंदा खड़ा था, उसे कहते हैं यार हाँ जी तालीम, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने कहा फिर इन्होंने वोट की देने तो की दे रहे। उसने ना पीछे मुड़ के कहा वो कब्रिस्तान देखा है साईं, सारे मर गए हमारे लिए और हमें क्या दें, जान तो दे दी है सारों ने। आप क्या मांगते हैं पीपल्स पार्टी से? बिलावल की वालदा, नाना, मामे सारे मतलब जिबा हो गए, पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे ले, आप दें सारे पंजाब से दें। बिस्मिल्लाह। मैं ये मानता हूँ कि कुर्बानियों के बस चौथ दरवाजा ना देखे ना यार, मैं ये पे कहता हूँ, मेरा ये कहना है। पीपल्स पार्टी पे तो इन दोनों साहब मेरे मेहमान जो बेंच में इमरान की बहस चलती रहेगी। मैं हियरिंग एडजर्न कर रहा हूँ कल के लिए। अल्लाह हाफिज़।